हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ सोनेट नंबर 130। ठीक है, ये सोनेट क्यों ख़ास है? क्योंकि इसमें जो एक ट्रेडिशन था शेक्सपियर का टाइम में, या कहा जाए तो एलिज़ाबेथन टाइम में, सोनेटियरिंग का जो एक ट्रेडिशन था कि उसमें पोएट्स अपने जो बिलवेड होते थे, अपने जो मिस्ट्रेस होते थे, उनका ब्यूटी को एकदम बहुत बढ़िया से प्रेज़ करते थे, एकदम और थोड़ा अनरियलिस्टिक वे में भी कंपैरिजन करते थे। फॉर एग्जांपल, अलग अलग उनका मिस्ट्रेस का बॉडी का अलग अलग पार्ट को एकदम हर खूबसूरत एकदम नायाब चीज़ से कंपैरिजन करना, जैसे लिप्स को रोज़ के साथ तुलना करना, या फिर स्किन को, मतलब जो गोरे त्वचा वाले थे तो वो फेयर स्किन को स्नो के साथ कंपेयर करना, ठीक है, या बालों को रेशम के साथ, सिल्क के साथ कंपेयर करना। तो ऐसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट ब्यूटीफुल चीज़ों के साथ कंपेयर करके एक मतलब नॉर्मल इंसान नहीं, अपने मिस्ट्रेस को, अपने लेडी लव को एकदम गॉडेस जैसे दिखाने का एक ट्रेडिशन था सोनेटियरिंग में। ठीक है, तो इसको एक्चुअली ब्लेजॉन कहा जाता है, BLAZON, ब्लेजॉन। ठीक है, तो शेक्सपियर का ये जो पोएम है, ये जो 130 नंबर सोनेट है, ये एक्चुअली एक एंटी ब्लेजॉन या काउंटर ब्लेजॉन हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इस सोनेट में शेक्सपियर ने अपना मिस्ट्रेस को ना तो कोई अनरियलिस्टिक कंपैरिजन किया है और ना तो बहुत कुछ गॉडेस जैसा एलिवेट किया है। रादर उन्होंने ये पोर्ट्रे किया है, क्वाइट रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया है कि उनका मिस्ट्रेस का जो बॉडी पार्ट है, जैसे उनका फेस है या टीथ है या आइज़ है या लिप्स है या ब्रेथ है, जो भी है, उनमें से कोई भी इतना भी खूबसूरत नहीं है कि जैसे रोज़ जैसा हो या स्नो जैसा हो या सन जैसा हो, है ओके, म्यूज़िक जैसा हो, कुछ ऐसा बात नहीं है। जो रियलिस्टिक होता है हर कोई इंसान का, वैसा ही उनका मिस्ट्रेस भी है, एकदम नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, कोई रोज़ जैसा या कोई एकदम गॉडेस जैसा बिल्कुल नहीं है। शी इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विथ ह्यूमनली फ्लॉज एंड इम्परफेक्शंस, बट फिर भी उनका जो प्यार है अपने मिस्ट्रेस के लिए, उनका जो प्यार है अपना बिलवेड के लिए, वो कोई भी तरीके से वो कम नहीं है। ठीक है, तो इसका थ्रू वो क्या मैसेज देते हैं कि प्यार, परफेक्ट प्यार होने के लिए, एकदम बढ़िया इंटेंस प्यार होने के लिए गॉडेस जैसा मतलब शरीर होने का कोई दरकार नहीं है, एकदम परफेक्शन वाला फिगर होने का, एकदम हर बॉडी पार्ट एकदम पैरामाउंट ऑफ ब्यूटी हो, ऐसा होने का कोई नीड नहीं है। ओके, वी ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, वी ऑल हैव इम्परफेक्शंस, वी ऑल हैव फ्लॉज। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करके भी, बिना कोई अनरियलिस्टिक कंपैरिजन के, बिना कोई फॉल्स एलिवेशन का भी प्यार बिल्कुल हो सकता है, और वैसा ही प्यार होना चाहिए। टेक इट एज इट इज़। ओके, कोई फॉल्सिफिकेशन का दरकार नहीं है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के ज़रिए कि पूरा 130 सोनेट में कैसे कैसे शेक्सपियर ने अपने इस बात को रखा है। ठीक है, अब एक बात और बता दूं कि सोनेट क्या है। ठीक है, सोनेट का हिस्ट्री का है, कहाँ से सोनेट आया, पेट्रार्कन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, फिर इंग्लिश सोनेट में भी स्पेंसरियन और शेक्सपियरियन क्या दोनों में अंतर है, एक्चुअली क्या वोल्टा होता है, क्या हर चीज़ होता है। तो ये सारा चीज़ के बारे में मैंने अपना सोनेट नंबर 65 का जो वीडियो है उसमें एकदम क्लियरली डिस्क्राइब किया है, बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब किया है। तो आपको अगर सोनेट के बारे ये सब चीज़ जानना है तो प्लीज़ आप लोग जा करके एक बार मेरे 65 सोनेट का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसको देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा सोनेट के बारे। ओके, तो आइए अब हम लोग सोनेट 130 को चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। माई मिस्ट्रेस आइज़ आर नथिंग लाइक द सन। तो देखिए, पहला ही जो उनका लाइन है उसी से उन्होंने अपना पूरा पोएम का जो टेम्परामेंट है वो सेट कर दिया है कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एलिवेट लाइक अदर पोइट्स टू, दूसरे जो सोनेटियर्स के जैसा मैं, लेकिन कोई अनरियलिस्टिक कंपैरिजन में नहीं जाने वाला। आई एम गोइंग टू बी वेरी रियल, वेरी ऑथेंटिक। क्या कि मेरे जो बिलवेड है, मेरी जो मिस्ट्रेस है, उनका जो आइज़ है, उनका जो आँख है, वो सूरज की तरह तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें एक तरीके से उन्होंने मॉक किया कि बाकी जो सोनेट है, जैसे मैंने बोला कि ब्लेजॉन तरीके का पोइट्री लिखा जाता था कि एकदम आँखों को सूरज से, होठों को एकदम रोज़ से, हर चीज़ से एकदम पैरामाउंट, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट किस्म का कंपैरिजन किया जाता। हालांकि दैट इज़ अनट्रू ऑब्वियसली। कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए, चाहे वो पूरा दुनिया का सबसे सुंदर महिला भी क्यों ना हो, उसका लिए भी सचमुच का एकदम हीरे जैसे दांत लाना, हाँ, फिर एकदम गुलाब जैसा गाल लाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स अनरियलिस्टिक। तो वहीं रियलिटी को शेक्सपियर आँख में हाथ डाल के दिखा दे रहे हैं कि देखो, दिस इज़ रियलिटी, ट्राई टू बी ऑन रियलिटी। ओके, तो मेरे मिस्ट्रेस के आँख बिल्कुल भी सन जैसा तो नहीं है।
कोरल इज़ फार मोर रेड दैन हर लिप्स रेड। अब कोरल क्या होता है? कोरल एक रेड कलर का जेम स्टोन होता है, इन द ब्राइट रेड कलर का। ओके, तो कोरल का जो रेडनेस है, कोरल जो जितना लाल है, जितना ब्राइट रेड है, वो मेरा मिस्ट्रेस का लिप्स का रेडनेस से ऑब्वियसली ज़्यादा है। मतलब मेरा जो बिलवेड है उसका जो लिप्स है वो कोरल जैसा रेड नहीं है, कोरल से कम रेड है। अब ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये रियल ही है, क्योंकि कोई भी इंसान का, चाहे वो कितना भी खूबसूरत हो, उसका लिप्स एकदम कोरल जैसा ब्राइट रेड क्या हो सकता है? इट्स कम्प्लीटली लाफेबल। सिर्फ ये अनरियलिस्टिक ही नहीं है, ये लाफेबल भी है अगर हम लोग सोचे तो, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ही इज़ अगेन डीलिंग ऑन द रियलिटी कि नहीं, मेरे मिस्ट्रेस का लिप्स कोरल जैसा लाल नहीं है, उससे कम है। इफ़ स्नो बी वाइट वाई देन हर ब्रेस्ट्स आर डन। तो अगर स्नो का कलर को हम लोग एकदम वाइट माने, मतलब स्नो जैसा वाइट है, उसको एकदम परफेक्शन ऑफ वाइट माने, एकदम वही एकदम वाइट, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइट कलर है, तो डेफिनेटली मेरा मिस्ट्रेस का जो ब्रेस्ट है वो डन है। डन यानी कि ग्रेइश कलर, टैन कलर। ओके, एकदम प्योर वाइट नहीं, ऑफ वाइट या ग्रेइश कलर या टैन, इसको हम लोग बोला सकते हैं डन। तो डेफिनेटली मेरा मिस्ट्रेस का जो ब्रेस्ट है उसका जो कलर है वो थोड़ा ग्रेइश है, वो थोड़ा टैन कलर है। अब नॉर्मली सबका स्किन कलर जो है, किसी का स्किन भी एकदम स्नो वाइट नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर जो भी ये कंपेयर करता है या जो भी ये दावा करता है कि उसका मिस्ट्रेस या कोई लड़की का स्किन एकदम स्नो जैसा वाइट है, देन इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। वी एवरी वन ऑफ अस नो दैट इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है ना। उतना वाइट होना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उतना वाइट बस तभी हो सकता है कि अगर शरीर में कोई ब्लड नहीं हो, ठीक है। इवन ब्लडलेस आदमी भी उतना वाइट नहीं होता जितना स्नो होता है। तो यू कैन ऑब्वियसली गेट द व्हाट शुड आई से, द इंस्टेबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट है उसको फिर से एक बार उसको दिखा दिया है शेक्सपियर ने, उसका फॉल्सिफिकेशन दिखा दिया है कि मेरे मिस्ट्रेस का ब्रेस्ट जो है वो डन जैसा है, टैन कलर्ड है, वाइट जैसा बिल्कुल नहीं, एक्चुअली स्नो जैसा वाइट तो बिल्कुल नहीं है। इफ़ हेयर्स बी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड। तो अगर बालों को वायर के साथ, वायर यानी कि तार से अगर कंपेयर किया जाए, क्यों तार से कंपेयर किया जाए? क्योंकि तार जैसे लंबा और पतला होता है, ठीक वैसे ही बाल भी, ऑब्वियसली वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट वुमेन्स हेयर, ओके, नॉट अ मैन्स हेयर। तो वुमेन का जो हेयर होता है, नॉर्मल हेयर होता है, वो भी वैसा ही लंबा पतला होता है, तो इसीलिए इसको तार से कंपैरिजन किया गया। अब ये थोड़ा सा क्रूड सुना सकता है कि बाल को जनरली तार के साथ कंपेयर तो कोई नहीं ही करता है, ठीक है। जनरली इसको सेल के साथ कंपेयर किया जाता है या घने काले बादल के साथ कंपेयर किया जाता है, व्हाटएवर। तार के साथ तो कंपेयर बिल्कुल ही नहीं किया जाता। तो सुनने में तो ये काफ़ी क्रूड लगेगा कि शेक्सपियर अपने ही मिस्ट्रेस का ऐसे इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, है ना, कि तार जैसे क्यों बोल रहे हैं। ओके, बट एक्चुअली अगर हम लोग ठंडा दिमाग से सोच के देखें तो किसी का भी बाल बादल जैसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई अगेन शेक्सपियर इज़ डीलिंग विथ रियलिटी, व्हाट इज़ रियल। ओके, पोएटिक लैंग्वेज बनाने का चक्कर में, ब्यूटीफुल कंपैरिजन देने का चक्कर में शेक्सपियर बिल्कुल भी जो रियलिटी है उसको लेकिन ट्रांसग्रेस नहीं कर रहे। ही इज़ नॉट वायोलेटिंग द रियलिटी, ही इज़ नॉट वायोलेटिंग द एक्चुअलिटी। ओके, आई हैव सीन रोजेस डैमेज्ड रेड एंड वाइट। तो मैंने देखा है, ये पोइट बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं कि मैंने रोज़ेस को देखा है डैमेक्स। तो यहाँ डैमेक्स रोज़ का मतलब ऐसा एक प्रजाति का रोज़ जिसमें आपका थोड़ा सा रेड और वाइट कलर थोड़ा सा मिक्स्ड हुआ रहता है, थोड़ा सा पिंकिश वाइट, ऐसा थोड़ा उसका शेड रहता है, ठीक है। वो स्पेशल स्पीसीज़ का एक रोज़ वैसा रहता है, उसको डैमेक्स्ड, उस पैटर्न का कलर का डैमेक्स्ड बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने वैसे डैमेक्स्ड रोज़ को देखा है, मैंने वैसे गुलाब का उस स्पीशीज़ को, उस पैटर्न वाला गुलाब को देखा है, एकदम लाल, ठीक है, और सफ़ेद दोनों मिल करके कितना ब्यूटीफुल कलर हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल ग्लो हो रहा है, मैंने देखा है वैसा रोज़ को। बट नो सच रोज़ सी आई इन हर चीक्स। ऐसा कोई रोज़, ऐसा कोई गुलाब लेकिन मैं उसकी गालों में नहीं देखता, उसका यानी मेरा मिस्ट्रेस का, मेरा बिलवेड का। शेक्सपियर ये बोल रहे, पोएट ये बोल रहे हैं कि मेरा मिस्ट्रेस का जो गाल है, जो चीक्स है,
वो बिल्कुल भी लेकिन मेरा दिखा हुआ लाल सफ़ेद या जमैक्स रोज़ जैसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई रोज़ तो मैंने उसका गाल में आज तक नहीं देखा है। मतलब क्या कि ये जो ट्रेडिशनल जो कंपैरिजन है कि गाल को रोज़ से तुलना करने का, दैट इज़ अगेन अ फॉल्सिफिकेशन ऑफ रियलिटी, और फिर से शेक्सपियर वहीं दर्शा रहे हैं। ओके, एंड इन सम परफ्यूम्स इज़ देयर मोर डिलाइट दैन इन द ब्रेथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रीक्स। ओके, तो कोई कोई परफ्यूम में ज़्यादा आनंद है, डिलाइट मीन्स प्लेजर, ओके, सेटिस्फैक्शन। तो कुछ कुछ परफ्यूम्स में स्पीकर को ज़्यादा आनंद मिलता है, ज़्यादा सुख मिलता है, किस चीज़ का मुकाबले, दैन इन द ब्रेथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रीक्स। अब जो कि वर्ड रीक्स है, इसका मतलब थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इंसल्टिंग माना जा सकता है। यहाँ पे पोएट ये दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो मिस्ट्रेस है, उनका जो लेडी लव है, शी हैज़ अ बैड ब्रेथ। ओके, इसीलिए यहाँ पे रीक्स शब्द का प्रयोग किया गया है। रीक्स मतलब जो कम आउट स्पेशली ऑफ अ बैड लाइक स्मेल, कोई जब बैड स्मेल निकल के आता है तो उसको जनरली रीक्स शब्द का द्वारा समझाया जाता है। ओके, तो लेकिन फिर भी ये जो थोड़ा सा इंसल्टिंग दिखने वाला कमेंट है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा रैशनल कर सकते हैं इस हिसाब से, क्योंकि देखा जाए तो कोई भी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन का ब्रेथ परफ्यूम जैसा तो नहीं ही होता है, ठीक है ना। हाँ, भले बैड ब्रेथ सबका नहीं होता है, दैट इज़ ट्रू, many persons are there who have good breath, but that goodness of breath obviously is not at the level of perfume, ठीक है। ऐसा भी बात नहीं कि जिसका ब्रेथ गुड भी है, जिसका बैड ब्रेथ नहीं है, उसका भी ब्रेथ एकदम परफ्यूम जैसा खुशबूदार है, नहीं, ऐसा भी कोई इंसान नहीं है, चाहे कितना भी वो बढ़िया मतलब ब्यूटीफुल हो, कितना भी उसका ब्रेथ कितना भी अच्छा हो, परफ्यूम जैसा तो हो ही नहीं सकता, दैट इज़ ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक। और यहाँ एक तरीके से हम लोग और सोच सकते हैं कि ठीक है, शेक्सपियर का मिस्ट्रेस को अगर थोड़ा सा उसका ब्रेथ थोड़ा बैड है भी तो क्या जाता है। ओके, शी हैज़ सॉरी नॉट शी, ही, शेक्सपियर द लवर, द पोएट हैज़ एक्सेप्टेड दिस मिस्टेक, क्योंकि उनका आँखों में उनका मिस्ट्रेस को परफेक्ट होना इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, शी एक्सेप्ट्स हर मिस्ट्रेस as she is, she accepts, she loves, she respects his mistress as she is, जैसे उनका मिस्ट्रेस है, जैसे उनका लेडी लव है, चाहे उनका पास कोई चीज़ नॉर्मल इंसान जैसा रहे या कोई चीज़ नॉर्मल इंसान से थोड़ा कम भी अगर रहे, तो भी उससे शेक्सपियर को कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ही वेरी वेल नोस कि हर आदमी में कोई ना कोई कमी रहता ही है, कोई भी आदमी टोटली परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ कमी सब में रहेगा। तो ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट मिस्टेक इन हिज मिस्ट्रेस, कि ठीक है, मेरा मिस्ट्रेस का थोड़ा बैड ब्रेथ है, बट चलो कोई बात नहीं, सब में कोई ना कोई कमी रहता है, मेरे मिस्ट्रेस में भी ये कमी है और इसको लेके मेरा कोई शिकायत नहीं है। आई हैव टोटली एक्सेप्टेड इट सेल्फ एंड आई लव माई मिस्ट्रेस फुल्ली एंटायरली। ओके, इस बैड ब्रेथ का मेरा प्यार में कोई असर नहीं है। ओके, ये मेरे लिए कोई फ्लॉ नहीं है या मेरे लिए कोई मिस्टेक नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, फाइन। Okay. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. तो फिर पोएट क्या बोल रहे हैं कि I love to hear her speak, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि उसको, मतलब मेरी मिस्ट्रेस, मेरी लेडी लव जो है, वो कुछ बोले और मैं सुनूँ, वो जब कुछ बोलती है तो उसको सुनने में हमको बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू डू दैट, आई लव टू लिसन टू हर, ठीक है। लेकिन इस चीज़ के बावजूद, मतलब मैं जो उसको सुनना पसंद करता हूँ, ये जैसे सच है वैसा उतना ही सच ये भी है कि म्यूज़िक हैथ अ फार मोर, हैथ मतलब यहाँ हैज़, ठीक है, HAS हैज़, एक्चुअली ओल्ड इंग्लिश में ये TH का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा था। आज जैसे हम लोग S या ES का प्रयोग करते हैं, जैसे मेक्स, गोज़, ओके, डज, फ्लाइज, ईट्स, इस किस्म का जैसे S या ES का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही ओल्ड इंग्लिश में TH का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा था। जैसे तब गोज़, मेक्स ऐसा नहीं बोला जाता था गोएथ, मेकेथ, डनेथ, डॉथ, हैथ, इस किस्म का। तो हैथ मतलब यहाँ हैज़। ओके, तो द म्यूज़िक हैज़ अ फार मोर प्लीजिंग साउंड, म्यूज़िक का जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। किससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है? मेरी मिस्ट्रेस का वॉइस से। मेरा मिस्ट्रेस का वॉइस
म्यूज़िक जैसा सुंदर तो कम से कम नहीं है, म्यूज़िक का साउंड मेरे मिस्ट्रेस का वॉइस से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन इसका बावजूद भी मुझको लेकिन उसका साउंड सुनना पसंद है। तो इसमें भी देखिए, इस लाइन के ज़रिए भी शेक्सपियर फिर से वही चीज़ रियलिटी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। किसी भी इंसान का जो वॉइस है वो म्यूज़िक जितना या म्यूज़िक से ज़्यादा स्वीट तो नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब ऐसा बात नहीं है कि किसी का साउंड मतलब वॉइस स्वीट नहीं हो सकता, वॉइस बहुत कोई का स्वीट होता है, लेकिन दैट स्वीटनेस हैज़ अ सर्टेन लेवल, दैट स्वीटनेस हैड अ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। इतना भी किसी ह्यूमन वॉइस इतना भी स्वीट नहीं हो सकता कि वो एकदम म्यूज़िक जैसा लगे। ठीक है, म्यूज़िक जैसे सुर ताल उसमें आ जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता, दिस इज़ अनरियलिस्टिक। ओके, तो वही सेम चीज़ शेक्सपियर ने भी मेंटेन कर रहा कि नहीं, मेरा मिस्ट्रेस का वॉइस म्यूज़िक जैसा तो कम से कम नहीं है, बट स्टिल आई लव इट। I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she works, trades on the ground. तो फिर इस पोइट क्या बोल रहे हैं कि मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, मैं ये एक्नॉलेज कर रहा हूँ, मैं ये प्रोक्लेम कर रहा हूँ क्या, कि मैंने कभी भी एक गॉडेस को चलते हुए नहीं देखा। ठीक है, मतलब एक्चुअली वो क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कोई जैसे अपने मिस्ट्रेस को सेम वो ब्लेजॉन काइंड का जो सोनेटिंग था, जहाँ पे पोइट्स बोलते थे कि मेरे मिस्ट्रेस जब चलती है तो एकदम मिट्टी में उसका पैर नहीं पड़ता, एकदम गॉडेस जैसा ग्रेसफुली चलता है। ठीक है, वैसे ही मेरा मिस्ट्रेस भी चलता है। तो ये थोड़ा सा वही ओवर एम्फसाइजिंग किस्म का हो गया कि ठीक है, कि इतना प्रेस कर देना कि वो रियलिटी से ही बियॉन्ड चल जाए। तो शेक्सपियर तो पहला लाइन से इस ट्रेडिशन के खिलाफ है, और अभी भी वो अपना वही टेम्पो मेंटेन करके चल रहे हैं कि मेरा मिस्ट्रेस जब चलती है तो उसका पैर ज़मीन में रख के चलती है। शी ट्रेड्स ऑन द ग्राउंड, ट्रेड मतलब यहाँ पे टू स्टेप ऑन, पैर रख के चलना। ठीक है, तो ज़मीन में पैर रख के मेरा मिस्ट्रेस चलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाकी लड़की भी चलती है। कोई लड़की चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, ठीक है, भले ही उसको प्रेज़ करके परी बोला जाए या गॉडेस बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, उससे वो सचमुच का परी नहीं बनती, सचमुच का गॉडेस नहीं बनती, रहती वो इंसान ही है। ठीक है, वहीं पैरों से चल के ही जाती है। ठीक है, कोई भी खूबसूरत लड़की उड़ के नहीं जाती, ठीक है ना, उसको विंग नहीं आ जाता, या उसको अचानक से कुछ गॉडेस जैसा पावर भी नहीं आ जाता। शी इज़ स्टिल अ ह्यूमन बीइंग, शी इज़ स्टिल अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग विथ 2 legs, okay, who uses her legs only to walk, not her imaginary wings to fly. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि डेफिनेटली मेरा मिस्ट्रेस गॉडेस जैसा तो बिल्कुल नहीं है, मैंने कभी भी उसमें गॉडेस जैसा कुछ देखा ही नहीं। देखिए, यहाँ पे सिर्फ चलने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक डीप मीनिंग ये भी है कि मैंने कभी भी आज तक एक गॉडेस को चलते हुए नहीं देखा। मतलब क्या, सिर्फ यहाँ चलने का बात नहीं, कोई और भी एस्पेक्ट में, ठीक है, चाहे वो बात करना हो, चाहे वो दिखना हो, चाहे वो लुक्स हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे वो वॉइस हो, कोई भी मैटर में मैंने अपना मिस्ट्रेस के अंदर, मैंने अपना बिलवेड के अंदर गॉडेस का कोई छाप तो आज तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो गॉडेस तो है ही नहीं, है तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ना। तो ही इज़ एक्चुअली, द पोएट इज़ अगेन एंड अगेन सेलिब्रेटिंग द ह्यूमननेस, ओके, इन हिज बिलवेड। उनका बिलवेड एक ह्यूमन बीइंग है, और हर एक ह्यूमन बीइंग का जैसा उनका बिलवेड में भी कुछ फ्लॉज है, कुछ इम्परफेक्शंस है, कुछ कमियां खामियां हैं। तो पोएट उस कमियां खामियां को एक गलती की तरह नहीं देख के उनको भी एक नॉर्मल चीज़ की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ठीक है, क्या हुआ, थोड़ा कमी है तो है, वो तो सब में रहता है, ठीक है ना। तो मेरा मिस्ट्रेस में भी कुछ कमियां हैं, नो प्रॉब्लम, स्टिल आई लव हर। दैट इज़ द वेरी गुड थिंग। ये एटीट्यूड बहुत अच्छा है, जहाँ की ट्रेडिशन का खिलाफ जाके, इसीलिए तो शेक्सपियर इतना फेमस है ना, बिकॉज he has been always miles ahead in thought from his contemporaries. उनका जो भी कंटेम्परेरीज थे उनसे वो हमेशा 10 कदम सोच में आगे रहते थे। तो ये उनका मॉडर्निटी ऑफ थिंकिंग को दर्शाता है, ओके, यूनिवर्सलिटी ऑफ थिंकिंग को दर्शाता है कि हाउ मॉडर्न, हाउ लिबरेटिंग ही वॉज इन हिज थाट्स। दैट इज़ वाई ही शेक्सपियर। ओके, अब आते हैं क्लिंचिंग कपलेट में। ठीक है, जैसा हम लोग जानते हैं, पहले हम डिस्कस भी किया है कि जो आखिरी 2 लाइन होता है शेक्सपियरियन सोनेट का, या कोई भी इंग्लिश सोनेट का, उसको हम लोग कंक्लूडिंग कपलेट या क्लिंचिंग कपलेट बोलते हैं। इसमें क्या गया है, इसमें अब वोल्टा भी इसमें आया है। वोल्टा क्या है? वोल्टा होता है टर्न ऑफ थॉट, ठीक है, या शिफ्ट ऑफ थॉट। तो अब तक जो डिस्क्रिप्शन चल रहा था कि हाँ,
अब तक वो एक तरीके से उनका मिस्ट्रेस को इंसल्ट कर रहे थे, मतलब हालांकि इंसल्ट तो नहीं है लेकिन पढ़ के ऐसा ही लगेगा कि वो एक्चुअली रियलिस्टिक बात वो बता रहे थे कि मेरा मिस्ट्रेस का ना तो स्नो जैसा ब्रेस्ट है, ना तो एकदम रोज़ जैसा चीक्स है, ना तो उसका परफ्यूम जैसा ब्रेथ है, और ना ही उसका म्यूज़िक से बेटर उसका साउंड है। तो सारा वो अपना एकदम ग्राउंडेड डिस्क्रिप्शन दे रहे थे अपना मिस्ट्रेस का। इससे अब तक पढ़ के हम लोग को यही लग रहा था कि ओके, देयर इज़ नथिंग, at least there is no apparent extraordinariness in Shakespeare's mistress। वो जैसे आम लड़की है वैसे उसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं है, इसको लेके उतना उत्साहजनक कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये आखिरी दो लाइन में, ये क्लिंचिंग कपलेट में, लेकिन शेक्सपियर आखिरकार बताते हैं कि येस, माई मिस्ट्रेस ऑल्सो हैज़ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस। ओके, आई नो दैट देयर इज़ सम स्पेशलिटी इन हर। उसमें, मेरे मिस्ट्रेस में, मेरी लेडी लव में सचमुच में एक खासियत है, एक बहुत बड़ा खासियत है। लेकिन वो खासियत उसका शरीर में नहीं छुपा हुआ है, उसका खासियत उसका अनरियलिस्टिकली ब्यूटीफुल कोई बॉडी पार्ट्स में नहीं छुपा है, उसका प्यार ही उसका खासियत है। मेरा और उसका जो प्यार है, द लव बिटवीन मी एंड माई मिस्ट्रेस, दैट इज़ व्हाट मेक्स हर स्पेशल, दैट इज़ व्हाट मेक मी स्पेशल, दैट इज़ व्हाट मेक्स आवर लव स्पेशल। ठीक है, इस क्या बताया गया है तब क्लिंचिंग कपलेट में, एंड येट बाई हेवन आई थिंक माई लव एज रेयर एज एनी शी बिलाइड विथ फॉल्स कंपेयर। मतलब क्या, एंड येट, लेकिन इसका बावजूद, देखिए ये जो किस तरीके का वर्ड चॉइस है, आप सिर्फ मतलब ख्याल कीजिए। एंड येट अपने आप में एक नेगेटिंग वर्ड है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ को डिनाई करने वाला, कोई चीज़ को डिक्लाइन करने का एक सेंस इसमें आता है। मतलब इसका बावजूद, तो कि किन सब चीज़ों का बावजूद, मेरे मिस्ट्रेस में जो इतना इम्परफेक्शंस है, ठीक जैसे हर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में रहता है, जैसे धरती में रहने वाली कोई भी अदर्स लड़की का जैसे कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन रहता है। हालांकि उसको पोएट्स लोग दर्शाते नहीं है, गॉडेस पोर्ट्रे करते, बट एक्चुअली दे आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तो सबके जैसे मेरा मिस्ट्रेस में भी कुछ कुछ इम्परफेक्शंस हैं जो मैंने अब तक दर्शाया है, ठीक है। लेकिन ये सब इम्परफेक्शंस रहने का बावजूद, गॉडेस जैसा नहीं होने का बावजूद, एकदम सुप्रीमली ब्यूटीफुल नहीं होने का बावजूद भी एक चीज़ है जिसको लेके हम गर्व कर सकते हैं, एक चीज़ है जो इसको सबसे अलग, सबसे ख़ास, सबसे स्पेशल बनाता है। वो क्या है? माई लव एज रेयर, मेरा जो प्यार है वो लेकिन रेयर है। मेरा प्यार ऑर्डिनरी नहीं है, मेरा प्यार आम नहीं है, मेरा प्यार ख़ास है, मेरा प्यार स्पेशल है, ठीक है। एज एनी शी बिलाइड विथ फॉल्स कंपेयर। एनी शी मतलब यहाँ कोई भी फीमेल, कोई भी लड़की का बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो ठीक जैसे कोई भी लड़की जिसको बिलाई किया गया है, बिलाई मतलब जिसको झूठलाया गया है, जिसको फॉल्सिफाई किया गया है, किसके ज़रिए? फॉल्स कंपेयर, झूठा कंपैरिजन से जिसको झुटलाया गया है, जिसका ब्यूटी को अनरियलिस्टिक कंपैरिजन के ज़रिए झुटलाया गया है, ऐसा कोई भी लड़की को लिए, ऐसा कोई भी लड़की के लिए उनका लवर का प्यार जितना सच्चा है, जितना स्पेशल है, मेरा भी उतना ही सच्चा, उतना ही स्पेशल और रेयर है। माई लव इज़ नॉट लाइक चीप, माई लव इज़ नॉट लाइक वेरी कॉमन, माई लव इज़ स्टिल स्पेशल, माई लव इज़ स्टिल रेयर, ठीक है। तो इसका ज़रिए उन्होंने क्या समझाने का कोशिश किया? पोएट ने, शेक्सपियर ने यही समझाने का कोशिश किया कि लव एंड ब्यूटी, these two things are not necessarily interconnected। एक्चुअली यहाँ ब्यूटी मतलब फिजिकल ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी। ब्यूटी अगर हम लोग शब्द को समझे तो ब्यूटी हैज़ अ डीपर, लाइक अ लॉट डीपर सेंस, ठीक है। ब्यूटी सिर्फ त्वचा का खूबसूरती को हम लोग ब्यूटी नहीं समझते, मतलब ब्यूटी सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं है, ठीक है। ब्यूटी एनकम्पासेस बोथ योर physic, both your mind, your soul, your thoughts, your character, everything is taken in by beauty, ठीक है। तो कोई खूबसूरत सिर्फ अपना त्वचा का रंग का वजह से या अपना गुलाब जैसा गालों की वजह से, हालांकि किसी का तो गाल वैसा होता नहीं है, वो तो शेक्सपियर ने दिखा ही दिया, बट फिर भी वट एवर, अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए ये सब अनरियलिस्टिक कंपैरिजन को थोड़ा दिमाग में ले भी ले, एक मिनट के लिए अगर सही मान भी ले, ठीक है, तो सिर्फ गुलाब जैसा गाल, ठीक है, या फिर म्यूज़िक जैसा वॉइस या परफ्यूम जैसा ब्रेथ,
ऐसा ऐसा क्वालिटीज़, ऐसा ऐसा फीचर्स, ऐसा अनरियलिस्टिक फीचर्स जिस लड़की में रहेगा बस उसी के लिए प्यार रेयर होगा, और जो नॉर्मल लड़की रहेगी उसका लिए प्यार रेयर नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, सो देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन लव एंड एक्सटर्नल लश्चर, बॉडीली लश्चर, बॉडीली ब्यूटी, फिज़िकल चार्म। ओके, चाहे किसी का फिज़िकल चार्म रहे या ना रहे, या ज़्यादा रहे या कम रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार होता है दिल से, इमोशन से, पैशन से। अगर हमको मेरा बिलवेड के लिए, मेरे मिस्ट्रेस के लिए प्यार है, इफ़ आई हैव दैट इमोशन, इफ़ आई हैव ट्रू फीलिंग्स, देन माई लव विल बी रेयर। चाहे मेरा मिस्ट्रेस गॉडेस जैसा हो, नहीं हो, खूबसूरत हो, नहीं हो, उसका बैड ब्रेथ हो, उसका गुड ब्रेथ हो, नथिंग मैटर्स। ओके, तो ये एक्चुअली पूरा पोएम के ज़रिए बताने का कोशिश किया गया है। अब इसमें एक थोड़ा सा हल्का अंडरटोन मोरालिटी का भी है। कैसे? देखिए, ये जो सिम्बॉल्स पोएट ने यूज़ किया है, शेक्सपियर ने यूज़ किया है जैसे कंपैरिजन के लिए, ये लेकिन सिर्फ ब्यूटी को स्टैंड आउट नहीं करते, ये कहीं ना कहीं राइटियसनेस या मोरालिटी को भी, या गुडनेस को भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सन का ले लें, जैसे पहला ही लाइन में जैसे बताया गया है कि माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, तो सन लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस और ब्यूटी का सिंबल नहीं है। सन कहीं ना कहीं पे एक अथॉरिटी का, एक राइटियसनेस का भी सिंबल है, क्योंकि ज़्यादातर केस में गॉड, ओके, गॉड को सन से मतलब रिलेट किया जाता है। तो अगर मेरा मिस्ट्रेस का आई सन जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका एक छोटा सा हिडन मीनिंग ये भी निकलता है कि माई मिस्ट्रेस इज़ एट सम वे डिस्टेंट फ्रॉम गॉड और डिस्टेंट फ्रॉम गॉडलीनेस। मतलब शी इज़ नॉट ऑल प्योर इन हर माइंड, शी इज़ नॉट प्योर एट हर हर्ट, उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ है। उसका सिर्फ फिज़िक में कोई, मतलब सिर्फ उसका शरीर में जो इम्प्योरिटीज़ है ऐसा बात नहीं, उसका मन में भी, उसका दिल में भी इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, और यही ये एक बहुत ही स्पेशल फीचर है, ये बहुत ही कॉमन फीचर है रादर टू से होल डार्क लेडी सोनेट्स में। ठीक है, अब पहला 1 से लेके 126 तक देखिए, शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखा है, तो इसमें जो आखिरी 2 सोनेट है 153 एंड 154, ये तो डेडिकेटेड है फॉर द लव गॉड क्यूपिड। बाकी जो 152 सोनेट्स है उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो 126 सोनेट्स है, लाइक फ्रॉम सोनेट नंबर 1 to 126, वो है फेयर यूथ सीरीज़ ऑफ सोनेट्स। उसमें शेक्सपियर ने एक फेयर यूथ के लिए अपना जो ट्रू लव, डीप इमोशंस है उसको बयां किया है। और 127 से लेकर के जो 152 तक जो सोनेट्स है, ये सोनेट सीक्वेंस को बोला जाता है डार्क लेडी सोनेट्स, क्योंकि इन सारे सोनेट्स में शेक्सपियर ने अपना जो प्यार है, अपना जो इमोशंस है, अपना जो फीलिंग्स है, वो बयां किया है एक डार्क लेडी के लिए। ठीक है, तो इसमें अब मज़ा का बात यह है कि यहाँ लेकिन उनका जो फीलिंग्स जो बयां करने का तरीका है, या उनका जो मतलब पैशन है, दैट इज़ नॉट एज प्योर एज वाज इन द फेयर यूथ सीरीज़। यहाँ पे लेकिन उनका फिज़िकल डिज़ायर, उनका सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है, उनका टेम्पटेशन, उनका गिल्ट फीलिंग, ठीक है, ये सब भी यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इम्प्योरिटी आ ही जाता है। ठीक है, तो वहीं इम्प्योरिटी को कहीं ना कहीं शेक्सपियर ये सिंबल के ज़रिए भी दर्शा रहे हैं कि मेरा जो बिलवेड है, ना कि उसमें सिर्फ फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ है, उनमें मेंटल और इमोशनल इम्प्योरिटीज़ भी है। ठीक है, शी इज़ काइंड ऑफ सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, शी इज़ नॉट दैट मच इनोसेंस। ओके, she does have some guilt, she does have some corruptive effect on the Shakespeare's pure emotion from her। तो फेयर यूथ के लिए जो प्योर इमोशन था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया है ये डार्क लेडी के लिए, तो इसके लिए हमेशा गिल्ट शेक्सपियर के मन में है। फेयर यूथ के लिए जो प्योर प्लेटोनिक लव था, या जो एकदम इमोशनल जो डीप पैशन था, ठीक है, यहाँ पे लेकिन वो परवर्टेड हो चुका है सेक्सुअल डिज़ायर से, टेम्पटेशन से, लस्ट से। ठीक है, कहीं ना कहीं जा कर के, तो ये इसलिए यहाँ पे प्योरिटी लेकिन ख़त्म हो चुका है। कम से कम ख़त्म नहीं हुआ तो कम तो हो ही चुका है, करप्शन इसमें आ चुका है। तो इसलिए अब यहाँ सन जैसा ये प्योर भी नहीं रहा। ठीक है, फिर अगर हम लोग और देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइटनेस, जैसे स्नो वाइट। अब वाइट सिंबल ये जितना ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है उतना ही इनोसेंस और प्योरिटी को भी करता है। तो मेरा
जो मिस्ट्रेस का जो ब्रेस्ट है वो वाइट, स्नो वाइट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेस्ट का स्किन कलर का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे जो हार्ट है, क्योंकि ब्रेस्ट एक तरीके से हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जो दिल है उसका दिल में भी लेकिन प्योरिटी का कमी है, ये भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर शोन बाय दिस सोनेट नंबर 130। तो आई होप कि आपको पूरा सोनेट नंबर 130 बढ़िया से समझ में आया होगा। ओके, और अगर आपको हम लोग का ऐसा पढ़ाना, एक्सप्लेनेशन करना अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और अगर कोई भी टॉपिक में आपको पर्टिकुलर एनालिसिस चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, चाहे वो कोई पोएम हो या कोई टेक्स्ट हो, कोई भी हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। वी विल डेफिनेटली मेक श्योर टू मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल soon. Okay, so stay tuned, more videos are coming up on your way. Thank you guys.